हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। वेदरिंग यानी कि अपक्षय और मृदा निर्माण। यह आपके फिज़िकल ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका जो है फिज़िकल ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट का पहला पेपर है। यह आपके जो आगे आने वाली जो ज्योग्राफिकल जितनी भी थॉट्स हैं या फिर हम आगे भारत का भूगोल पढ़ें, चाहे राजस्थान का भूगोल पढ़ें या विश्व का भूगोल, उसको समझने से पहले हमें भौतिक भूगोल को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए यह जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम टुकड़ों में देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग का रिलेशन किससे है और वेदरिंग किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि वेदरिंग अपने आप में एक सिंगल फार्मूला है या फिर ये किसी और चीज़ से भी प्रभावित होता है। तो चलिए हम बात करते हैं वेदरिंग की। जब हम बात करते हैं अपक्षय की तो इसके साथ एक और नाम जुड़ जाता है, अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब है डेनुडेशन है प्रोसेस, यानी कि अनाच्छादन का मतलब ये है कोई भी जो भूमि है या भूमि का जो ऊपरी आवरण है उसका धीरे धीरे टुकड़ों में विभक्त होना या उसका क्षय हो जाना, उसको हम बोलते हैं अनाच्छादन या डेनुडेशन प्रोसेस। अब अनाच्छादन की जो प्रक्रिया होती है इसमें भी दो प्रक्रियाएं सम्मिलित है, एक तो है अपक्षय और दूसरी है अपर्दन, यानी कि वेदरिंग और इरोजन। ये दोनों प्रोसेस मिलकर बनाती है अनाच्छादन की प्रक्रिया को। तो हम यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि हमें किस चीज़ को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वेदरिंग की यानी अपक्षय की, यानी कि हम अनाच्छादन का जो पूर्ण रूप से जो दो पूरा टॉपिक है अनाच्छादन, उसको हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, एक तो अपक्षय में और अगला जो टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे अपर्दन में। तो आज हम पढ़ेंगे अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग इज द फ्रैक्चरिंग और डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट। यानी कि जो अपक्षय है यह किसी भी चट्टान के टूटने की फूटने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। किसके माध्यम से? जो प्राकृतिक कारक होते हैं उनके माध्यम से। जैसे कि हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई चट्टान है, वो अगर अपने ही स्थान पर किसी कारण से, मौसम की वजह से, वर्षा की वजह से, जल की वजह से और भी कई सारे कारण है, अपने ही स्थान पर टूटती फूटती विखंडित होती है, तो उसको हम बोलते हैं अपक्षय। यानी कि यह एक क्या है? स्टैटिक प्रोसेस है। स्टैटिक का मतलब यह है कि यह एक स्थिर प्रक्रिया है, यानी अपने ही स्थान पर होती है, इसमें कोई गतिशील नहीं होता है, कोई भी पदार्थ का जो कह सकते हैं हम इसमें गति नहीं होगी। अब बस अंतर यही है कि वेदरिंग जो है अपक्षय और अपर्दन दोनों में यही सबसे मेन डिफरेंस है कि जो वेदरिंग प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा कि यह एक स्टैटिक प्रोसेस है और जो इरोजन प्रोसेस है वो है एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि एक गतिशील प्रक्रिया है। इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है, आपसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है। अब जो है वेदरिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि मेजर हम अगर देखें तो जो अपक्षय की प्रक्रिया है इसको हम 3 प्रकार से इसको बांटते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐड की है इसमें, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल एक्सेप्ट वेयर द पीस ऑफ फॉल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि यहाँ पर स्टैटिक प्रोसेस से मतलब ये नहीं है कि अपने स्थान पर है, अपने स्थान पर टूट फूट रही है, पर परंतु कभी कभी मौसमी कारणों से भी कोई चट्टान टूटती है और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो टूटा हुआ मलबा है वो नीचे की ओर लुढ़कता है। तो ये भी वेदरिंग का ही पार्ट है। तो वेदरिंग जो है वो 3 प्रकार की है, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, इसको हम हिंदी में भौतिक और यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। दूसरा है केमिकल वेदरिंग, इसको हम रासायनिक अपक्षय भी कहते हैं। और तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक अपक्षय। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट जो वेदरिंग का टाइप है वो है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। इसको भी हम सब डिवाइड करते हैं काफ़ी सारे पार्ट में। यहाँ हम देख सकते हैं देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में देखेंगे आप कि कोई भी जो चट्टान होगी उसमें टूट फूट होगी, वो अलग अलग तरीके से होगी। कोई छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टान विभक्त हो जाती है, कोई बड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, या फिर चट्टान धीरे 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 टूटकर छोटे छोटे दरारों में विभक्त हो जाती है। और केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, चट्टानों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, चट्टानों के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो कोई केमिकल फॉर्मेशन करते हैं जल से क्रिया के बाद में, और उसके बाद में चट्टानें अपने आप ही टूटने फूटने या गलने लग जाती है, उसको हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। और बायोलॉजिकल वेदरिंग में ये है कि मनुष्य यानी कि जीवों के द्वारा या फिर पौधों के द्वारा या फिर जो अनेक कई प्रकार के जो जीव हैं जो भूमि के अंदर निवास करते हैं
उनके माध्यम से अगर किसी चट्टान में टूट फूट होती है, उसका विखंडन होता है, तो उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। यहाँ पर हम कई सारे टाइप देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ फिजिकल वेदरिंग में वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए? वेदरिंग के लिए। जल भी एक भूमिका निभाता है। विंड है यानी पवन है। पवन भी जब कहीं लंबे समय तक एक ही दिशा में पवन चलती है तो उसका वार चट्टानों पर होता है, तो उससे धीरे धीरे चट्टानें उखड़ने लगती है। तो विंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेदरिंग के लिए। उसके अलावा आइस है, ग्रेविटी है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए? फिजिकल वेदरिंग के लिए यानी यांत्रिक अपक्षय के लिए। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में आप देखेंगे रस्ट यानी जंग लग जाना। वाटर भी अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चट्टानों में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जल के साथ घुलनशील अवस्था में हो जाते हैं और घुलकर जल के साथ बह जाते हैं। तो इस तरीके से इस वेदरिंग में क्या होगा, जल का दूसरे जो मिनरल्स हैं उसके साथ में प्रोसेस होगा, उनके साथ क्रिया होगी और उससे वो पृथक हो जाएंगे और चट्टानें अपने आप में गलने और टूटने लगेगी। एसिड रेन, यह भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए? केमिकल वेदरिंग के लिए। बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम बात करें तो रूट्स, जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कभी देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनके अगर आसपास कोई पेड़ या बड़े पेड़ लग जाते हैं तो उनकी जड़ें भी उन चट्टानों के अंदर प्रवेश कर जाती है और इन जड़ों के प्रवेश करने की वजह से वो चट्टानें विखंडित हो जाती है। तो जो ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े जो पेड़ों की जड़ें हैं, उनकी जड़ें भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो बिलकारी मतलब जो जीव होते हैं, वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमंस है, ह्यूमंस एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम सबसे पहले मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि यांत्रिक अपक्षय और उसके प्रकार। मैकेनिकल वेदरिंग इज द फिजिकल disintegration of rocks due to factors like heat, water and frost. Small pieces of particles of rocks rise up from the rock surface. There is no change in the minerals consisting in the rock. The end result is soil. Mechanical weathering is more intense when the rock layer are exposed on the surface. मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो चट्टानें होती है वो किसी भी कारण से यानी कि ज़्यादातर वातावरण यानी पर्यावरणीय प्रभावों से, भौतिक कारकों से, जिनमें जल है, पाला यानी फ्रॉस्ट, या फिर तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण, जल के कारण या दाब के कारण या फिर पाले के कारण, आइस के कारण चट्टानें जो होती है या तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है या बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर जाती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और इस तरीके से चट्टानें क्या हो जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी और अखंडित हो जाएंगी। और इसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग के जो मेन जो फैक्टर्स हैं उनमें वाटर है, आइस है और साथ ही कई सारे जो टेम्परेचर है, उसके अलावा प्रेशर है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग यानी कि यांत्रिक अपक्षय के प्रकार। इसमें जो मेजर है वो है 3 टाइप्स है। इसमें हम देखेंगे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन और फ्रॉस्ट सेटलिंग। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो चट्टानें होती है वो काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, किसके कारण? यांत्रिक अपक्षय के कारण। और एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि द साफ एज ऑफ द ब्लॉक्स आर स्लोली राउंडेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग टर्म्ड एक्सफोलिएशन। इसको हम बोलेंगे जैसे कि जस्ट लाइक ऑनियन पीलिंग। ऑनियन पीलिंग को हम कैसे कैसे, जब हम प्याज के छिलकों को निकालते हैं तो हमें लेयर पे लेयर हमें बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, वैसे ही चट्टानों की भी एक धीरे 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 केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से उनकी लेयर्स निकलती जाती है और इसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन, और इसको हिंदी में हम अवदलन भी कहते हैं। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, किसी भी कारण से जिसमें मेजर जो है फैक्टर वो है तापमान है। मान लीजिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बहुत तेज धूप में एक चट्टानी भाग है, वो काफ़ी बहुत तेज़ धूप में तपा हुआ है और उस पर हम अचानक से पानी की बूंदें डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, उस पर दरारें पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर तेज़ टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे रॉक्स के वो फैल जाते हैं और जैसे हम पानी डालते हैं एकदम से वो सिकुड़ जाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, बार बार फैलने और सिकुड़ने की वजह से वो छोटे छोटे या बड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। तीसरा है फ्रॉस्ट शैटरिंग यानी कि पाला पड़ने की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो चट्टानें होती हैं उनमें कुछ छोटी छोटी दरारें होती है, और सर्दियों के दिनों में क्या होता है, रात में तापमान में कमी आने की वजह से
जो इन चट्टानों की जल संधियों में, यानी कि चट्टानों की जो दरारें होती है उनमें जल प्रवेश कर जाता है और ये जल न्यूनतम तापमान की वजह से जमा हो जाता है, यानी जम जाता है, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम पाला पड़ना कहते हैं। और जैसे ही बर्फ में इसका पतन होता है तो ये इसके जो आयतन है इसमें वृद्धि हो जाती है चट्टान के आयतन में, और आयतन में वृद्धि की वजह से क्या हो जाती है, चट्टानें टूटने लगती है। और इसी को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट शटरिंग। फ्रॉस्ट शटरिंग में हम बात करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ आइस इज 1 टाइम मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द प्रेशर आर एक्सपर्ट टू ऑन द क्रैक्स एंड क्रिएटिव्स इज़ वेरी इंटेंस। यानी कि यदि हम देखेंगे कि अगर किसी भी चट्टान के आयतन में वृद्धि होती है किस कारण से, उसके अंदर जल में प्रवेश होने की वजह से, तो आयतन में विस्तार की वजह से, उसके वॉल्यूम में एक्सटेंशन होने की वजह से वो फैल जाती है और बार बार सिकुड़ती है। तो इस वजह से वो चट्टानें क्या हो जाती है, टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, और इसको हम बोलेंगे फ्रॉस्ट शटरिंग। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल वेदरिंग, यानी कि दूसरा जो मेजर टाइप है वेदरिंग का वो है केमिकल वेदरिंग, यानी रासायनिक अपक्ष है। केमिकल वेदरिंग इज द रूटिंग और decomposition of rocks under the influence of atmosphere and water. This type of weathering is most common in equatorial and tropical regions where there is equal moisture and heat to start off chemical reaction with rocks. केमिकल वेदरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो चट्टान होती है वो जल के साथ क्रिया करती है, और आसपास का जो नमी भरा वातावरण होता है उसके प्रभाव के कारण ये चट्टानें क्या होने लग जाती है, अपने आप में ये डिसइंटीग्रेट या टूटने फूटने गलने लग जाती है केमिकल प्रोसेस की वजह से, और इसी को हम बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। और हमेशा जो केमिकल वेदरिंग होती है वो वहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पर कौन से रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर होता है, बारिश भी अधिक होती है जहाँ पर मॉइस्चर बहुत अधिक होता है, क्योंकि बिना मॉइस्चर के, बिना पानी की उपस्थिति के केमिकल प्रोसेस होना इतना संभव नहीं है, और इसके लिए हीट भी होना आवश्यक है। तो इन चीज़ों की वजह से ही केमिकल प्रोसेस होगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया मैकेनिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल वेदरिंग से इन्फ्लुएंस होंगे, और कौन से जो एरिया हैं वो केमिकल वेदरिंग से इन्फ्लुएंस होंगे। इसमें आप देखेंगे कि एसिड इन ग्राउंड वाटर ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए अगर कुछ ग्राउंड वाटर जो एरिया है उनमें अगर एसिडिक फॉर्म, मतलब एसिडिक जो है वाटर की वो ज़्यादा है, तो उससे भी क्या होगा कि केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस बढ़ जाएगा। और साथ ही आप कह सकते हैं कि जैसे कि हम देखेंगे कास्ट जो एरिया है वहाँ पर कैल्शियम जो प्रोसेस होता है, यानी कैल्सियस जो चट्टान होती है उनमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और कैल्शियम तुरंत से वाटर के साथ रिएक्शन करता है, घुलकर बह जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो कास्ट एरिया है वहाँ पर केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस ज़्यादा होता है। अब यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। यहाँ पर जो मेजर है वो है 4 प्रकार हैं केमिकल वेदरिंग के, रासायनिक अपक्षय के 4 प्रकार हैं। ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीकरण हम कहते हैं, कार्बोनेशन या कार्बनीकरण, हाइड्रेशन इसको जलयोजन कहते हैं, और सॉल्यूशन यानी घोलन। ये 4 प्रक्रियाएं हैं जो है किसके प्रकार है, केमिकल वेदरिंग के। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये सभी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं होती है और कहाँ पर ये अधिक प्रभावी रहती है। आज के लिए थैंक यू।